नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 क्लास 6 से 8th के लिए मैथ साइंस के अंतर्गत हम आपको टॉपिक वाइज करा रहे हैं कोर्स, जिसके अंतर्गत पहला हमने टॉपिक देखा था, पहला चैप्टर देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा आपको। आज हम देखेंगे हमारा अध्याय नंबर 2, जो कि है रेसे और वस्त्र, रेसों से वस्त्रों तक ये प्रक्रिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रेसे वस्त्र ये आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा और एससीईआरटी जो बिहार के उनमें भी देखने को मिलेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तंतु और रेसों की अगर बात करते हैं तो रेसे या तंतु वस्त्र की मूल इकाई होती हैं। फाइबर इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक, इसलिए वस्त्रों के अध्ययन से पहले रेसों के बारे में जानना और अध्ययन करना आपका आवश्यक है। बाकी इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी है, वो नहीं पूछी जाती है। इसलिए वस्त्र निर्माण से पहले रेसों के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तंतुओं के द्वारा ही वस्तुओं का निर्माण जो है वो किया जाता है। तो सबसे छोटी इकाई के रूप में आप देखते हैं क्या, तंतु। इस चीज को समझिएगा। ये तंतु आकार में बहुत छोटे छोटे इकाई के रूप में होते हैं, अतः वस्त्र को तैयार करने के लिए कई तंतुओं को मिला करके बुना जाता है और तब कहीं वह जाकर पहनने योग्य बनता है। और इस प्रकार से समझा जा सकता है, जो यहाँ पर ये एक चैन रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है। ये तंतुओं से आपका धागा या सूत बन रहा है, उससे फिर आपका वस्त्र बन रहा है और वस्त्र से आपका पहनने योग्य वस्त्र बन रहे हैं। तो ये आप में देखेंगे सबसे छोटी इकाई के रूप में तंतु रहती है। सबसे पहले तंतुओं को मिला करके बटा जाता है, फिर उसका सूत तैयार किया जाता है और सूत को बुन करके कपड़ा जो है आपका बनाया जाता है, जो कि पहनने के काम में आता है। सूत काटने वाला चरखा भी आपने देखा होगा। किसी भी बुने हुए वस्त्र के किसी धागे को खींचकर यदि उसके घुमाव को आप खोलकर देखेंगे तो स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि कपड़े का निर्माण अनेक छोटे छोटे तंतुओं के माध्यम से जो है वो हुआ है। कपड़ों का निर्माण अनेक छोटे छोटे तंतुओं के माध्यम से हुआ है। अब तंतुओं की बनावट की बात करते हैं तो तंतुओं का आकार कभी समान नहीं होता है। कुछ तंतु छोटे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, कुछ बटे अथवा ऐठनदार टाइप के होते हैं, कुछ तंतु मुलायम और सीधे रूप में भी होते हैं, कुछ तंतु सल्का या बटे हुए भी होते हैं। इस प्रकार तंतु प्रायः रंगीन होते हैं, रंगहीन भी होते हैं, अल्प पारदर्शी भी होते हैं, पारदर्शी भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, दृढ़ होते हैं। व्यास में सम और असम दोनों टाइप के होने के कारण एक दूसरे से अलग पहचाने जो है वो जा सकते हैं। वैसे देखेंगे तो ये चीजें समझने के लिए आपके हैं, जो याद करने वाले पॉइंट है वो इस तरीके के हैं। जैसे छोटे तंतुओं की लंबाई कम से कम आधा इंच और लंबे तंतुओं की लंबाई 18 इंच से 30 इंच तक आपकी हो सकती है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुविकल्पी में बनते हैं, क्योंकि आपसे जो थ्योरी बेस्ड है वो चीजें आपके समझने के लिए वो आपको क्वेश्चन के रूप में नहीं देखने को जल्दी मिलती है। छोटे छोटे तंतुओं के द्वारा सूत बनाया जाता है, इसी के द्वारा वस्त्रों का निर्माण होता है। और एक सुंदर वस्त्र का निर्माण करने के लिए जो सूत होता है उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, इसके अलावा नियमितता होनी चाहिए। इसके अलावा वस्त्रों का निर्माण करने से पहले वहाँ की जनता की आर्थिक दशा भी देखी जाती है। इस तरीके की चीजें भी यहाँ पर दी गई हैं। बाकी यही समझाया गया है कि लोगों की इनकम पर डिपेंड करेगा। ज्यादा महंगे तंतुओं से बनाएंगे, खरीदने वाले नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो वही लास्ट में लिखा है कि महंगे तंतुओं से बनाए हुए वस्त्र महंगे पड़ते हैं। इस तरीके की चीजें समझाई गई हैं। लंबाई के आधार पर तंतुओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक दीर्घवृत्ताकार नहीं, दीर्घाकार आप कहिए, और लघु आकार कहिए। इंग्लिश में भी नाम दिए गए हैं। अब दीर्घाकार तंतुओं की बात करते हैं तो वो तंतु जो बहुत लंबे होते हैं, नाम में ही दीर्घाकार है उससे ही समझ में आ रहा है। ये तंतु मीटरों के द्वारा जो है वो नापे जाते हैं। अभी आगे आप देखेंगे तंतुओं के टाइप भी होते हैं, जिसमें कुछ प्राकृतिक में आते हैं, कुछ कृत्रिम में आते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई कि प्रोटीन तंतुओं में से रेशम और सभी जो कृत्रिम तंतु होते हैं वो आपके इसी दीर्घाकार तंतु के अंतर्गत ही आते हैं। ये तंतु रस्सी के रूप में बटकर अथवा बिना बटे भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और इनको दीर्घाकार टो तंतु कहते हैं। ये तंतु भी टाइप इनके भी बटे होते हैं, एक रेशीय, बहुरेशीय। नाम से स्पष्ट है, एक रेशीय मतलब केवल एक मजबूत और मुलायम तंतु से बना होता है, और बहुरेशीय में आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसमें एक साथ बटकर रस्सी के रूप में लंबा धागा तैयार किया जाता है। इससे बनाए गए जो धागे होते हैं चमकदार, आकर्षक, सुंदर, कोमल इस तरीके के होते हैं। और इससे पोशाक वगैरह भी जो है वो बनाई जाती है, इसमें यूज में लाया जाता है। तो कुल मिलाकर के दो टाइप आपको देखने को मिलते हैं, एक रेशीय और बहुरेशीय। आगे देखेंगे लघु आकार तंतु, क्योंकि हमने जो सबसे मेन टाइप देखा था सबसे स्टार्टिंग में, एक बार आपको दिखा देते हैं, वो था दीर्घाकार तंतु। तो दीर्घाकार तंतु पहला टाइप हो गया और लघु आकार तंतु दूसरा टाइप हो गया।
लघु आकार तंतु वे तंतु होते हैं जिनकी लंबाई आपकी आधा इंच से 18 इंच तक आपको देखने को मिलती है। प्राकृतिक और कृत्रिम कृत्रिम तंतुओं को इंच में नापा जाता है। रेशम के अलावा सभी प्राकृतिक तंतु लघु आकार तंतु होते हैं। तो ये एग्जाम्पल पर आपको मेन फोकस करना है कि आपके डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं कि इनमें से लघु आकार तंतु में कौन आता है या नहीं आता है। तो रेशम के अलावा सभी प्राकृतिक तंतु जितने हैं वो लघु आकार तंतु में ही आते हैं। प्राकृतिक तंतु कौन से, वो अभी हम आगे देखेंगे। इन्हें काट कर सूत के रूप में तैयार किया जाता है। सभी प्रकार के तंतुओं के द्वारा वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जा सकता, केवल कुछ ही तंतु होते हैं जिनके द्वारा वस्त्र बनाए जा सकते हैं। तो वस्त्र बनाने वाले तंतुओं में क्या क्या गुण होने चाहिए वो यहाँ पर दिए हैं, वो बेसिक सी चीजें हैं कि तंतु से कपड़ा बुनना हो वो लंबे होने चाहिए। इसी प्रकार से तंतुओं का दूसरा आवश्यक गुण मजबूती होना चाहिए। तो बेसिक से वो आपको पता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर की मैंने बात की, वो है इसके टाइप्स। क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं, आपने अगर केवीएस का पेपर दिया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा वहां पर भी जो क्वेश्चन बन रहे थे वो इनके टाइप से ही बन रहे थे कि कौन सा आपका प्राकृतिक में नहीं आता है या कौन सा कृत्रिम में आता है। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा बन रहे थे। तो रेशों के अगर प्रकार की बात करते हैं तो एक तरफ आपको देखने को मिलेंगे प्राकृतिक और दूसरा आपका मेन आधार है वो है कृत्रिम। अब प्राकृतिक के अंतर्गत और कृत्रिम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं वो चीज ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक के अंतर्गत आप देखेंगे तो जानतव और जानतव, वनस्पति और खनिज, ये तीनों आपको प्राकृतिक के अंतर्गत ही देखने को मिल रहे हैं। अब इनमें भी वनस्पति जो है उनके भी अंतर्गत टाइप है। वनस्पति में आप देखेंगे तो कपास है, लिनिन है, कापोक है, जूट है, हेम्प है, ये सब वानस्पतिक में आ रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे खनिज में तो सोना, चांदी, एस्बेस्टॉस, ये सब आपके खनिज में आ रहा है। और जानतव में आप देखेंगे तो रेशम आ रहा है और ऊन आ रहा है। जानतव में आपका रेशम और ऊन आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कृत्रिम के अंतर्गत देखेंगे तो नीचे तरफ आपको देखने को मिलेगा जिसमें एसीटेट सेलुलोज आ रहा है, मानवकृत रेयॉन आ रहा है, पुनर्निर्मित सेलुलोज भी है, और उसके अलावा रासायनिक भी आ रहे हैं। अब रासायनिक के अंतर्गत और देखेंगे तो आपका रासायनिक में नाइट्रोसेलुलोज है, विस्कस है, कुप्रामोनियम है, नायलॉन है। ये जो मेन मेन है वो आपको जरूर ध्यान रखना है। टेक्रॉन है, ऑरलॉन है, टेरिलीन है, टेरिलीन से क्वेश्चन खूब बनते हैं। फाइबर ग्लास है। तो ये सब आपके रासायनिक, और रासायनिक से मेन और ऊपर बढ़ेंगे तो कृत्रिम। इस प्रकार से इनका विभाजन आपका है। तो मेन मेन आप फोकस करेंगे तो ज्यादातर इन सब से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे जूट से क्वेश्चन बन गया, कपास से क्वेश्चन बन गया, रेशम और ऊन से क्वेश्चन बन गया, और कृत्रिम के अंतर्गत जो रेयॉन आप देख रहे हैं इनसे क्वेश्चन बन जाता है, सेलुलोज से क्वेश्चन बन जाता है, नायलॉन से, टेरिलीन से। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया। अब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे मेन आधार आपको समझ में आया ना, प्राकृतिक और कृत्रिम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक रेशों की। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। सारी चीजें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, कोई किसी प्रकार की पेड क्लास वगैरह नहीं है। बस लाइक ज्यादा से ज्यादा आप अवश्य कर सकते हैं तो जरूर कर दीजिएगा, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। और बीच में त्योहार चल रहे थे इसलिए वीडियो में जो कंटिन्यूटी है वो बंद हो गई थी, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से इसको कंटिन्यू करें। बस लाइक शेयर करते रहिएगा। तो अब प्राकृतिक रेशों की बात करते हैं। प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत अगर बात करें तो इनके अंतर्गत वे सभी रेशे आते हैं जो कि प्रकृति में किसी न किसी वस्तु से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों से भी रेशे मिलते हैं, पशुओं और नन्हे कीड़ों से भी हमें रेशे मिलते हैं, खनिजों से भी रेशे मिलते हैं। इस प्रकार से जो प्राकृतिक रेशे हैं उनको प्रमुखतः तीन भागों में जो है आपका बांटा गया है। सबसे पहले आप देखेंगे प्राकृतिक रेशों में आता है वानस्पतिक रेशे, यानी वेजिटेबल फाइबर। वेजिटेबल फाइबर में देखेंगे तो वानस्पतिक संबंधी रेशों का निर्माण सेलुलोज के माध्यम से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको याद रखना है आपको कि वानस्पतिक रेशे जो होते हैं उनका निर्माण किससे होता है, तो सेलुलोज से होता है। ये पौधों के जो कोष होते हैं उनका मुख्य तत्व है। और कपास में सेलुलोज आपका 91% आपको देखने को मिलता है। कपास में सेलुलोज की जो मात्रा है वो आपको 91% देखने को मिलती है। लिनिन में आप देखेंगे तो 70% देखने को मिलती है, जिसमें कपास जरूर याद रखिएगा। सेलुलोज जो समस्त रेशों का सूत्र होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रित सम्मिश्रण होता है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है कि सेलुलोज किसका किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन का मिश्रण जो है ये होता है। ये रेशे अम्ल के घोल से नष्ट हो जाते हैं, किंतु तुलनात्मक रूप से क्षार से ये कम प्रभावित होते हैं।
तो वानस्पतिक जो रेसे हैं उसके अंतर्गत अब सबसे पहला पॉइंट है आपका कपास, कॉटन जिसको हम कहते हैं। ये रेशा कपास के पौधों से प्राप्त होता है। कपास का पौधा 3 फुट से लेकर 4 फुट तक होता है। इसमें पहले फूल निकलते हैं, जब ये झड़ जाते हैं तब कपास के कोए बढ़ना जो है वो आरंभ होते हैं। यहाँ पर आप कपास का पौधा भी देख पाएंगे। आगे देखेंगे तो कपास पौधों के बीच के चारों ओर रेशे के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। आपने देखा भी होगा, सर्च कर लीजिएगा अगर देखना चाहते हैं। इसको बीज का बाल भी जो है वो कहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा रेशा होता है जो पौधों के बीज को चारों ओर से घेर लेता है। जलवायु, भूमि के उपजाऊपन आदि के प्रभाव से कपास के रेशे जो होते हैं लंबाई, प्रकार और विशेषताओं में अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं अलग अलग जगहों में। कपास का जो रेशा होता है अन्य समस्त रेशों से छोटा होता है। लंबाई इसकी जो है वो कपास की 2 सेंटीमीटर से 2.3 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। जिस रुई में रेशा छोटा होता है उसका छोटा तंतुक होता है। लंबे रेशे वालों को लंबा तंतुक कहते हैं। लंबे रेशे वाला तंतु अधिक मूल्यवान होता है क्योंकि इसका प्रयोग अच्छे प्रकार के वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता है। इस रेशे की कताई करना आसान होता है। इसके बने हुए धागे चिकने होते हैं, मजबूत होते हैं। तो ये आपका हमने सबसे पहला जाना कपास का पौधा, और ये किसके अंतर्गत है? वानस्पतिक रेशे। वानस्पतिक रेशे किसमें आ रहा है? प्राकृतिक रेशे। तो प्राकृतिक के अंतर्गत वानस्पतिक, और वानस्पतिक के अंतर्गत आपका हमने सबसे पहला देखा कपास। कपास के बाद दूसरा नंबर है कोया। कपास के जो कोए होते हैं जब फटते हैं तो उनमें से रेशों को एकत्रित कर लिया जाता है, जिससे बिनौले निकालकर गांठ बनाकर मशीनों में भेजी जाती हैं, जहां रुई को धुन कर छोटे और बड़े रेशे अलग करके पौनियां जो है वो बनाई जाती हैं। पौनियों में से हाथ या मशीन के द्वारा ऐठन सूत तैयार किया जाता है और इस सूत को फिर मशीनों में कपड़ा बुनने को भेज दिया जाता है। और इस रेशों के बने वस्त्र अच्छे, सस्ते, आसानी से मजबूत, उपलब्ध होने वाले आसानी से इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। तो कपास का कोया अलग है, कपास का फल आपको देखने को मिलेगा अलग है। इसी से ही आपका ये निकलता है। अब तीसरा है लिनिन। लिनिन की बात करते हैं तो यह रेशा सन के पौधों से के जो तने होते हैं उनसे प्राप्त होता है। सन उन सभी प्रदेशों में उत्पन्न होता है जहाँ की जलवायु कैसी होती है? शीतोष्ण जलवायु होती है, और इसमें पर्याप्त नमी भी आपको देखने को जो है वो मिलती है। विशेषताओं को ध्यान दीजिएगा। रूस के बाल्टिक प्रांत में, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, उत्तरी आयरलैंड आयरलैंड, मध्य एशिया, अमेरिका के कुछ भागों में सन के पौधों को आप बहुतायत मात्रा में देखते हैं। लिनिन के बाद आप देखेंगे अगला, ये लिनिन का पौधा भी यहाँ पर देख पाएंगे। अगला आप देखेंगे यहाँ पर जो कि है इसी की विशेषता कि इस पौधे की उपज वार्षिक होती है। पौधे की अधिकतम ऊंचाई 40 इंच से 60 इंच तक होती है। पौधे का तना बेलनाकार होता है, सीधा होता है। इसके फूल पीले होते हैं, नीले रंग के होते हैं। जब जड़ के पास पौधे का रंग पीला पड़ जाता है और बीज हरे रंग से पीले भूरे रंग में बदल जाते हैं, तब पौधे को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। पौधे को जड़ सहित उखाड़ने से लंबे और बिना टूटे हुए रेशे प्राप्त होते हैं, इसलिए स्टेपल रेशों के वर्ग में जो है ये आता है। और ये रेशे जो हैं इनकी विशेषताओं के रूप में कुछ और पॉइंट भी हैं। ये रेशे पौधे की ऊपरी छाल या परत के नीचे तने के रूप में लिपटे रहते हैं। ये रेशे पैक्टिन, मोम तथा गोंद आदि पदार्थों से एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं। और बाकी विशेष प्रक्रिया यूज की जाती है वो तो लिखा ही है। अगला है कापोक। कापोक ये भी एक प्रकार के वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है। इसके वृक्ष भारत और वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। इसके बीज के चारों ओर रेशा कपास के समान ही लिपटा रहता है और इसका रेशा कपास के रेशों से उत्तम होता है और रेशम के अनुरूप होता है। कताई के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती। इसका रेशा कपास के समान नहीं निकाला जा सकता, किंतु यह जीवन सुरक्षा, पेटी, चटाई आदि के लिए अधिक उपयोगी जो है वो होता है। गीला होने पर शीघ्रता से सूख भी जाता है और नमी अवरोधक भी होता है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। तो आप मेन मेन चीजें याद रखिएगा, बाकी नाम जरूर याद रखिएगा कि कापोक आता किसमें, क्योंकि ज्यादा जो चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के वो ये नहीं पूछेगा कि कापोक क्या होता है। वो ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु में या फिर आपका वानस्पतिक रेशों में नहीं आता है या आता है, ऐसे करके। तो वहां ये कापोक वगैरह नाम देखने को मिल सकते हैं। अगला है जूट। जूट इंपॉर्टेंट है। जो थोड़े से नाम ऐसे हैं जो आपने सुने होंगे उनके बारे में भी पता होना चाहिए। कपास के उपरांत जूट ही एक ऐसा तंतु है जिसका सर्वाधिक प्रयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। तो देखिए, इसीलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाधिक उपयोग जूट के बाद इसी का ही किया जाता है। इस पौधे का नाम क्या है? भारतीय शब्द टाट से लिया गया है। कई बार आपने सुना होगा, टाट की बोरी सुना होगा, और वो आती नहीं बोरी वाली जो आपकी जमीन में बिछाने वगैरह के भी काम में आता है, तो वही। इसका तात्पर्य उलझा हुआ आता है। संभवतः इसके जो संकेत है वो रेशे के असमान रेशों से है जो एक दूसरे से शीघ्रता से मिश्रित हो जाता है। भारत में इस रेशे का यूज अत्यंत प्राचीन काल से हस्त उद्योग में किया जा रहा है।
संस्कृत की प्राचीन पुस्तकों में टाट या जूट के पौधे को घर का प्रिय पौधा बताया गया है। जूट ऐसे किसी भी देश में उत्पन्न किया जा सकता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में क्या हो, उष्णता हो और नमी हो। और भारत में देखेंगे तो कपास की मिलों की अपेक्षा जूट की मिलें ज्यादा हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। जूट का पौधे की बात करें तो 5 फुट से लेकर 12 फुट तक ऊंचा होता है। इसका जो तना होता है वो मनुष्य की अंगुली के बराबर मोटा होता है, बेलनाकार होता है। इसके ऊपरी सिरे के अलावा इसमें कोई ढाल जो है वो नहीं होता है। जब इसके पौधे के फूल मुरझाने लगते हैं तो इसकी फसल काटने के योग्य हो जाती है, और यदि इससे पहले पौधे को काट लिया गया तो तंतु जो है आपका कमजोर रह जाएगा। ये भी इसकी विशेषता है। बाकी तंतु कोषों के समूह से निर्मित होता है। इसकी सीमाएं बहुभुज से स्पष्ट रूप से बटी होती हैं। उत्तम श्रेणी का जो जूट होता है वो पीले रंग का होता है, और इसका चमक रेशम के समान होता है। छूने में चिकना और कोमल होता है। जूट का तंतु सन या हेम्प की तुलना में कम मजबूत होता है। सूखे वातावरण में इसके अंदर 6% से अधिक नमी नहीं होती, किंतु आर्द्र वातावरण में लगभग 13% नमी देखने को मिलती है। अधिकतर जूट का यूज अनाज, शक्कर, कॉफी भरने, कपास, ऊन की गांठों के बांधने, इन सब में यूज में लाया जाता है। इसके अलावा हेम्प भी दे रखा है। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में इसका भी यूज किया जाता है। जब से सन का प्रयोग प्रारंभ हुआ, किंतु सन के समान श्रेष्ठ गुण न होने के कारण वस्त्र उद्योग में लिनन की अपेक्षा नहीं ठहर सका। इसका यूज गलीचा, रस्से, जूते के तले, इन सब में जो है वो होता है। बाकी ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है, क्योंकि ज्यादा याद करने से अच्छा है जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिए। अगला है सन। सन सुना भी होगा आपने कि सन के रेशे सन के पौधों से ही मिलते हैं, और पौधों में फूल आने के बाद इन्हें काट कर गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जूट के पौधों के समान ही गलकर इनके तने से रेशे जो है वो प्राप्त किया जाता है। इनके रेशे चमकदार, मजबूत और टिकाऊ होते हैं, और मोटे, रुक्ष और खुरदुरे भी होते हैं। इनका तनाव सामर्थ्य होता है, स्ट्रेंथ मतलब अच्छी होती है। और रेसे हल्के रंग के होते हैं, इसलिए गहरे और चमकदार रंगों में इन्हें जो है वो रंगा जा सकता है। यूज देखेंगे तो गलीचे, कालीन, पावदान, सुतली तैयार करना, इन सब में जो है वो यूज किया जाता है। और बाकी उत्पादन देखेंगे तो एशिया के दक्षिणी भाग वाले देशों में जो है अधिक देखने को मिलता है। अब यहाँ से हमारा नया जो है वो हेडिंग है, वो है जांतव रेसे, एनिमल फाइबर। ऊपर जो देख रहे थे वो वानस्पतिक रेसे थे। तो ऊन तथा रेशम जीवधारियों से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें जंतु या जांतव तंतुओं के नाम से जाना जाता है। तो ऊन भी आपका जंतुओं से मिलती है, रेशम भी। ऊन भेड़ों के बालों से मिलती है। ऊंट, खरगोश, बकरी, घोड़े और अन्य प्रकार के जानवरों के बालों से जो है वो आपका रेशों से प्राप्त होती है। मेरिनो जाति की जो भेड़ होती है, इसकी भेड़ से सर्वश्रेष्ठ और उत्तम कोटि की ऊन मिलती है। ये आपको देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में भी ये बात लिखी हुई है। ऊन की श्रेणी और उत्तमता भेड़ की जाति, पोषण और शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त बाल पर डिपेंड करता है। भेड़ के कंधों से लेकर पेट के भाग से प्राप्त ऊन उत्तम श्रेणी की होती है, जबकि पीठ, पैर और शरीर के अन्य भागों से निम्न श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। ऊन निर्माण करने के लिए सबसे पहले बालों को उतारा जाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा ऊन का निर्माण किया जाता है। ऊन का विस्तृत वर्णन आगे दिया गया है। अब अगला है रेशम, सिल्क। रेशम का रेशा अपनी अलौकिकता, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और रेशम के रेशे सुंदर, चमकीले, कोमल, ये तो आप जानते ही हैं। प्राप्त कैसे होता है ये पता होना चाहिए। एक प्रकार के कीड़े से जो है ये प्राप्त होता है, जिन्हें रेशम के कीड़ों के नाम से जाना जाता है। इन कीड़ों में से एक द्रव पदार्थ निकलता रहता है, जो इनके शरीर के चारों ओर घेरे के रूप में संग्रहित होता है। हवा लगने के कारण सूखता जाता है और लंबे सूत्र का रूप जो है ये धारण कर लेता है। तो ये बस बात पता होना चाहिए। उत्पादन के रूप में अगर देखेंगे तो कहाँ कहाँ भारत, चाइना, जापान, फ्रांस और थाईलैंड में होता है। सबसे पहले रेशम का उत्पादन तो चाइना में हुआ था। और रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भारत कौन से नंबर पे आता है, तो चौथे नंबर पे आता है। इन रेशों के निर्माण में प्रोटीन मुख्य तत्व होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये प्रोटीन रेशे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके मिश्रण से जो है वो बनते हैं। ऊन में इन तत्वों के अलावा गंधक और पाया जाता है। गंधक मतलब सल्फर पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊन में कुछ नई विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो रेशम में आपको नहीं देखने को मिलती हैं। ऊन तथा रेशम में एक सा रासायनिक मिश्रण पाया जाता है, और प्रोटीन भी लगभग एक सा होता है। दोनों ही तेजाब के संतृप्त घोल से नष्ट हो जाते हैं। वो चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और बाह्य प्रकृति में ऊन रेशम से भिन्न होती है। ऊन और रेशम कठिनाई से जलते हैं और स्वयं जलते जलते बुझ जाते हैं। इनके रेशे से एक विशेष प्रकार की गंध भी आती है। तो मेन आपको पता होना चाहिए प्राप्त कैसे होता है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है खनिज रेशे। अब यहाँ से हमारा हेडिंग बदल गई है। जांतव रेशे यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हमारे खाली वही दो हैं। अब खनिज रेशों में अगर आप देखेंगे तो सोना, चांदी, अन्य धातुएं, ये सब आपको देखने को मिलती हैं। जिसमें सबसे पहले सोना आप देखेंगे
तो ठोस रूप से खानों से जो है वो मिलती है और धातुओं को गर्म करके इनसे महीन और अविरल धागा खींचकर तंतु बनाया जाता है। धात्विक होने के कारण इनके बने वस्त्र भारी हो जाते हैं। वस्त्रों में लचक और लटकनशीलता का अभाव पाया जाता है, धोने की समस्या रहती है। चांदी अगर देखेंगे तो सोने के समान इसके भी तंतु प्राप्त होते हैं, सारे गुण भी सोने के तरीके से होते हैं। डिफरेंस होता है कि चांदी के तार स्वर्ण की अपेक्षा शीघ्र ही मलिन हो जाते हैं। एस्बेस्टॉस की अगर बात करें तो ये अधात्विक खनिज तंतु हैं। इटली, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका, इनमें आपको विभिन्न चट्टानों से प्राप्त होते हैं। एस्बेस्टॉस के तंतु अज्वलनशील होते हैं, जंग प्रूफ होते हैं, एसिड प्रूफ होते हैं और पोशाक और अज्वलनशील पर्दे बनाने में या अग्निशमन जो है वस्त्र उसको बनाने के लिए जो है वो किया जाता है। तो ये बात को याद रखिएगा, जो फायर ब्रिगेड वाली ड्रेस नहीं होती है वो वही बात यहाँ पर की जा रही है। अगला है कृत्रिम रेशे। ये हेडिंग नहीं है। इस प्रकार के तंतु प्रकृति के किसी भी स्रोत से नहीं मिलते हैं, वरन इन्हें बनाने के हेतु रासायनिक, केमिकल या फिर यांत्रिक जो विधियां हैं उनका यूज किया जाता है, तो वो आते हैं कृत्रिम रेशे में। अब कृत्रिम तंतु में भी मानव द्वारा निर्मित है और रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित है। मानव द्वारा निर्मित में अगर आप देखेंगे तो इनका निर्माण हेतु लकड़ी या बांस की लुगदी और कपास को रासायनिक प्रक्रियाओं का यूज करके घोल में जो है वो परिवर्तित किया जाता है और उसके बाद इस तैयार घोल को बारीक छिद्रों से जो है वो गुजारा जाता है और उसके बाद कृत्रिम विधियों द्वारा सुखाया जाता है। और इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे तो रेयॉन आपको देखने को मिलता है। मानव कृत तंतुओं को सम्मिलित सामूहिक नाम रेयॉन दिया जाता है। रेयॉन भी कई टाइप के होते हैं, वो भी यहाँ पर दिया गया है। नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस और कुप्रामोनियम, तो ये 3 नाम देखने को मिलते हैं। बाकी इन्हीं के बारे में डिटेल में भी दिया गया है, चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। रेयॉन बनाने की ये सबसे प्राचीन विधि होती है नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन। विस्कोस रेयॉन जो होता है, इस विधि का आविष्कार वेबर क्रॉस और मीडल ने किया था। और ये विधि सस्ती होती है, ये भी लिखा हुआ है। और तीसरी है कुप्रामोनियम विधि। इस विधि द्वारा रेयॉन का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक थे देस पिजेस, उन्होंने जो है वो किया था। अब इनके बारे में मैं आपको नहीं दिखा मतलब पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। इनकी विशेषता याद कर सकते हैं तीनों की, कि इससे अत्यंत सुंदर, महीन, कोमल, चमकदार, आकर्षक धागा तैयार होता है। और इस प्रकार उपयुक्त तीनों विधियों से प्राप्त रेयॉन के गुणों विशेषताओं में भिन्नता देखने को मिलती है। अगली हेडिंग है रासायनिक रेसे। ऊपर हमने बताया था ना कि 2 टाइप होते हैं, हाथ मानव द्वारा निर्मित, एक रासायनिक रेसे। तो रासायनिक रेसों का निर्माण विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों से जो है वो आपका होता है। कृत्रिम विधि से ताप देकर इनका आकार और आकृति निश्चित कर दी जाती है और इसी कारण से इन्हें ताप सुनम्य रेशा भी जो है वो कहते हैं। अब इनमें नाम याद रखिए कि इनके उदाहरण क्या है। इनके उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन और लॉन। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इन चारों में वो है नायलॉन और टेरिलीन। नायलॉन और टेरिलीन के बारे में हम आपको बता भी देते हैं। तो नायलॉन सबसे पहले ये पॉलीमाइड से बनता है। रेशा गोल, चिकना, अर्ध पारदर्शी होता है। इसका आधार इसकी लंबाई को नियंत्रित किया जा सकता है, लंबाई बनाने जाने वाले वस्त्र के अनुरूप की जाती है। नायलॉन का आविष्कार सबसे पहले 1938 में न्यूयॉर्क में ड्यू पोन्ट कंपनी थी, उसके डॉक्टर कैराथर्स जो है उन्होंने की थी। एक बहुलक रेशा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और ये पॉलीमाइड से बनता है। इसके रेशे अर्धपारदर्शी, चिकने, मजबूत इनकी विशेषता होती है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके रेशे गोल दिखाई देते हैं। रेशों की जो लंबाई होती है वो इच्छा अनुकूल रखी जा सकती है। साथ ही इसकी चमक पर भी नियंत्रण किया जा सकता है और इसके छोटे तो कभी अविरल लंबाई की रेशे आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये नायलॉन की पिक्चर है। अगला है डेक्रॉन। मैंने बताया था ना डेक्रॉन वगैरह में केवल 2 ही की बात करेंगे। डेक्रॉन के रेशे पॉलिएस्टर से तैयार किए जा सकते हैं, ये बात को बस ध्यान रख सकते हैं आप। और बाकी इसमें जो विशेषताएं हैं वो स्वयं से आप देख सकते हैं। बाकी ये चीज भी लिखी हुई है डेक्रॉन के अंतर्गत ही कि टेरिलीन, ऑरलॉन, एक्रिलॉन ये सभी रेशे एक्रिलिक रेशे जो है उसके अंतर्गत आपके आते हैं। फिर है डायनेल, उसके आगे देखेंगे तो क्रॉसनेल, क्रेसनेल है, उसके बाद जेफ्रॉन है, डरवन है, सारन है,
वेरल है, फाइबर ग्लास है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे आप चाहें तो स्वयं से पढ़ सकते हैं। बाकी ऊपर वाले मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिए। अब बढ़ते हैं आगे। कुछ अन्य रेसे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है उपयुक्त सभी प्रकार के रेसों के अलावा कुछ अन्य प्रकार के रेसे हैं जिनका यूज वस्त्र निर्माण में किया जाता है। मिश्रित रेसे, परिवर्तित रेसे, विशिष्ट बाल रेसे। मिश्रित रेसे देखेंगे तो भिन्न भिन्न रेसों को मिलाकर के एक नए किस्म के रेसों का निर्माण किया जाता है। ये रेसे अत्यंत ही मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, मुलायम, आरामदायक होते हैं। मिश्रित है तो जाहिर सी बात है जो चीज रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मिला दिया जाएगा। महंगे रेसों में सस्ते रेसे मिलाकर साधारण वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये भी बात यहाँ पर लिखी है। बाकी इसमें एग्जाम्पल जो दिए हैं इन पर जरूर फोकस कीजिए। टेरिकॉट, टेरी वूल, कॉट्स वूल, ये सब आपके इसमें जो है वो आते हैं। परिवर्तित रेशे क्या होते हैं? वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में उन्नति के साथ नए नए रेशों का निर्माण होने लगा है। कुछ विशेष रेशों में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनके रूप आकार में परिवर्तित किया जाता है, जिससे वे रेशे अपना जो मौलिक रूप आकार है, गुण, उसको त्याग कर एक नए वर्ग के रेशे में बदल जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे कपास के रेशों पर रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा मर्सिराइज्ड कॉटन का निर्माण किया जाता है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, मर्सिराइज्ड वस्त्र। तीसरा है विशिष्ट बाल रेशे। कुछ विशेष प्रकार के जानवरों के बालों से, जैसे लामा आपका देखने को एनसीईआरटी में मिलता है, कश्मीरी बकरी है, अंगोरा भी आपको देखने को मिलता है, ऊंट है, ये सब जो है इनके बाल जो होते हैं वो गर्म वस्त्र तैयार किए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के दुर्लभ जानवर जो ठंडे प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं और कठिनता से प्राप्त होते हैं, इनके बालों से जो बने वस्त्र होते हैं वो काफी गर्म होते हैं, बहुमूल्य होते हैं। विश्व का सबसे महंगा कोट होता है विक्योना के बालों से बना, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। आगे विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी या सिल्क वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र। तो जैसे शीत या सर्द ऋतु में अगर बात करें तो ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल होता है। ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को सर्दी से बचाते हैं। ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करते हैं तो सूती वस्त्रों का यूज किया जाता है, शरीर को ठंडा रखते हैं, पसीने को जल्दी सोख लेते हैं। वर्षा ऋतु की अगर बात करते हैं तो सूती तथा कृत्रिम सिंथेटिक वस्त्र पहनते हैं। ये वस्त्र बहुत पतले होते हैं, धोने पर जल्दी सूख भी जाते हैं। वर्षा से बचने के लिए छाता और रेनकोट इन सब का भी यूज कर सकते हैं। तो सारे हमने थ्योरी बेस्ड जितनी चीजें थी वो सब देख ली। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखेंगे और एक 16 नंबर क्वेश्चन आपसे भी हम पूछेंगे। तो अब प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं लगे हाथ। जो भी वीडियो में जुड़ते जा रहे हैं लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, जो भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1, कोशिश कीजिएगा यहाँ पर जो हम प्रश्न प्रैक्टिस कर रहे हैं स्वयं से आंसर देने के, हमारे आंसर बताने से पहले। तो सबसे पहला प्रश्न है, रुई को बिनौले बीज से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? कताई, बुनाई या फिर ओटना या अभिमार्जन? तो आंसर की बात करते हैं। आंसर यहाँ पर ओटना जो है वो सही होगा। रुई को बीज से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं ओटना। कपास मैंने बताया था प्राकृतिक रेशे या अन्य जो कृत्रिम रेशे होते हैं ना उसको ऐड करके सूत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं कताई, ऊपर आया था। जबकि धागा या सूत से कपड़ा बनाना या ऊन से स्वेटर आदि की जो बुनाई होती है उसको बुनाई के नाम से जानते हैं। मशीनों के द्वारा अगर भेड़ के जो बाल होते हैं उनकी कटाई करनी है और उसके बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छे तरीके से धोया जाता है, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है अभिमार्जन। तो सारे मैंने बता दिया आपको कि अंतर आपको पता होना चाहिए। अगला है प्राकृतिक तंतु। ये क्वेश्चन देख रहे हैं जो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। प्राकृतिक तंतु का उदाहरण कौन सा है? रेयॉन है, नायलॉन है, रुई है, डेक्रोन है? सेम ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आंसर की बात करते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका रुई। रुई जो लिखा है सी वाला। रुई एक प्राकृतिक तंतु है, जबकि रेयॉन, नायलॉन, डेक्रोन सब कृत्रिम में आते हैं, ऊपर हम देख चुके हैं। जांतव तंतु का उदाहरण इनमें से कौन सा है? कपास, नायलॉन, ऊन, पटसन? तो बताया था जानतव में आपका ऊन आता है, भेड़ों की बात की थी ना, तो जंतुओं से प्राप्त जो होता है वो इसमें आता है। कपास तो जानते हैं एक पादप तंतु है। नायलॉन आपको मैंने बताया था एक कृत्रिम तंतु है। रेशम का जो रेशा होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम का जो रेशा होता है वो आपका रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। आंसर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं।
इनमें से संश्लेषित रेशा कौन सा है? संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो नायलॉन आपका जो है वो संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा किसको कहते हैं? उन रेशे को जिनको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, वो आपके इसमें आते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा रेयॉन का एक स्रोत है? ऊन है, पेट है, काष्ठ लुगदी या रेशम है? तो रेयॉन का एक स्रोत के रूप में आपका यहाँ पर काष्ठ लुगदी जो है वो सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। कपड़ा उद्योग में इसको कृत्रिम रेशम के नाम से भी जो है वो जानते हैं। पॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं, तो क्या मिश्रित किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो पॉलिएस्टर और कपास आपका यहाँ पर सही होगा। इससे पॉलीकॉट तैयार किया जाता है। पॉलीवूल को जो है वो पॉलिएस्टर और ऊन को मिलाकर के तैयार किया जाता है, दोनों पूछे जाते हैं। पॉलीवूल अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? पॉलिएस्टर और आपका ऊन को मिला करके जो है वो आपका, जो यहाँ पर पॉलिएस्टर लिखा हुआ है ना, ये वाला ऑप्शन, इसको आप याद रखिएगा कि आपसे अगर पॉली वूल पूछा जाए, शॉर्ट में लिख देना पॉली, पी और वूल डब्लू। तो पॉली वूल अगर आपसे पूछा जाएगा तो पॉलिएस्टर और ऊन। इनमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण आपसे पूछा गया है। यहाँ पर हालांकि नहीं आपको देखने को मिला, परंतु यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। मेलामाइन, पॉलिथिलीन, पॉलीथीन या पीवीसी या नायलॉन? तो आंसर की बात करते हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका मेलामाइन जो आप देख रहे हैं ये आपका जो है वो सही होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार अगर सांचे में डाल डाल दें आप, उन्हें फिर उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। जैसे बिजली के स्विच होते हैं ना, देखते हैं हम उनमें इतना लाइट जा रही लगातार, हीट भी होते हैं पर पिघलते तो नहीं है। तो बिजली के स्विच हो गए या फिर हैंडल हो गए, जैसे खाना बनाने वाले होते हैं ना उसमें हैंडल लगा रहता है, हैंडल हो गए। कई तरीके के बर्तन वगैरह भी सेम ऐसे होते हैं जो सीधे गैस पर चढ़ते हैं, तो उसमें आप उसको देते हैं, उसके बावजूद वो गर्म करके पिघलते नहीं है। तो इस तरीके के जो भी प्लास्टिक आते हैं वो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक में आपके आते हैं। नाम में ही होता है सेट, मतलब एक बार सेट हो गए तो फिर भैया हिला नहीं सकते आप। तो ऐसे याद रखिएगा। अब इसमें एग्जाम्पल कौन सा आता है? एग्जाम्पल इसमें आता है मेलामाइन। मेलामाइन आंसर पहला सही हो जाएगा। इसके अलावा बैकेलाइट भी आपका इसमें आता है, तो ध्यान रखिएगा, बैकेलाइट भी बहुत पूछ जाता है। दो ही एग्जाम्पल मैं आपको केवल बता रहा हूँ, तो इसीलिए क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं कि कुछ चीजें वहां अगर छूट जाए तो यहाँ आ जाए। तो मेलामाइन और बैकेलाइट ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, थर्मोसेटिंग में इन्हीं से ही बनते हैं क्वेश्चन। रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ इनमें से कौन सा है? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर रेयॉन जो है वो सही होगा। रेशम के समान जो है रेयॉन जो है आपका दिखाई देता है। खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तैयार करने का सबसे उपयुक्त पदार्थ जो है वो इनमें से कौन सा है? तो बैकेलाइट, मैंने अभी बताया ना कि बैकेलाइट सेटिंग थर्मो सेटिंग प्लास्टिक में आता है, तो एक बार तैयार हो गया तो मतलब समझ लिए तैयार हो गया, तो यही आपका सही होगा। हत्थे जो है इसी से ही तैयार किए जाते हैं, बैकेलाइट से, और थर्मो सेटिंग में आता है, ध्यान दीजिएगा। अगला कह इनमें से कौन सा संश्लेषित पदार्थों का समूह है? तो संश्लेषित पदार्थों के समूह के रूप में इनमें से कौन सा जाना जाता है? पीवीसी, पॉलीथिलीन और बैकेलाइट। ये आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीथीन इसके अलावा बैकेलाइट, ये संश्लेषित, मतलब संश्लेषित का मतलब है कि कृत्रिम पदार्थों का समूह है, तो वही चीज यहाँ पर संश्लेषित शब्द का यूज किया गया है। जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने के यूज में लाया जाता है वो क्या है? तो वो पेट है। पीईटी जो आप देख रहे हैं वो पीईटी जो होता है वो होता है पॉलीथाइलीन एथलाइन, पॉली एथाइलीन करके पढ़िए तो ज्यादा बेहतर होगा। पॉली एथाइलीन टेट्राफेथलेट, ये आपका होता है इसकी फुल फॉर्म, और इसका यूज किया जाता है रसोई में काम आने वाले जार बनाने में। और ये भी आपकी एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक में आता है, सेटिंग में नहीं आता, थर्मोप्लास्टिक बहुलक में आता है। अगला देखते हैं आपका रेशम पालन क्या कहलाता है? ये ऊपर ही हम आपको बता चुके थे, सेरीकल्चर कहलाता है, पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा। इसका कीट को क्या कहते हैं? तो बोबेक्स मोरी कहते हैं, और ये आपका मलबरी यानी सहतूत की पत्तियां जो है वो खाता है। कपास के रेशे जो है वो प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? बीज चोल से प्राप्त होते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, और इसके बाद वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? अंडा से, प्यूपा से, वयस्क से, लार्वा से? तो आंसर यहाँ पर प्यूपा जो है आपका सही हो जाएगा।
जो रेशम की प्यूपा अवस्था होती है ना, इसी से रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीट का लार्वा एक पदार्थ उत्पन्न करता है, कठोर होता है, जटिल होता है। लार्वा के एक ग्रंथि द्वारा इसे अपने चारों ओर स्रावित करके एक आवरण बना लिया जाता है, जिसको हम कोकून अवस्था कहते हैं, प्यूपा अवस्था कहते हैं। अब एक क्वेश्चन वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिएगा। सही गलत जो भी है, कोशिश जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो सिल्क है या फिर एक्रिलिक है, कॉटन है, जूट है। प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो वीडियो के मेन कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो वहां पर सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।